हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा अकेडमी। और एक बार फिर से मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आप सबका द हिंदू केस एनालिसिस सेशन में। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि बराबर से ये न्यूज़ में बना हुआ है तो इसकी न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे और टॉपिक के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। जितनी हमने पिछले सेशन में हासिल की थी उसको और फॉरवर्ड बनाएंगे। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और जल्दी से ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। एक बात हमने इन्फ्लेशन के टाइम पर पिछले सेशन में ही आपको क्लियर आउट कर दी थी, तो उसी को आगे लेकर चलेंगे और आज के इस न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। उसके साथ जो आज का टॉपिक है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या दिक्कतें हैं या क्या मसला है जिसको न्यूज़ बार बार हाईलाइट करती हुई आ रही है। तो आज की हमारी न्यूज़ जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है होलसेल इन्फ्लेशन स्लोड डाउन टू एन 11-month लो एट 12.4% इन अगस्त। यहां पर देखा यह गया कि होलसेल इन्फ्लेशन तो डिप कर रही है लेकिन सीपीआई बढ़ रहा है, यानी कि डब्ल्यूपीआई डिप करने का मतलब हमारे होलसेल मार्केट में चीज़ों के दाम में गिरावट आ रही है। उसी जगह अगर हम बात करें रिटेलर के से मिलने वाले दाम की, यानी कि सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इस एक बात तो यहाँ से जाहिर होती है कि भाई जो होलसेलर है वो मक्खन खा रहे हैं और जो रिटेल मार्केट में हमारे नॉर्मल लोग हैं, पब्लिक जो जाते हैं दुकान पे सामान खरीदने, वो उस मक्खन का पेमेंट चुका रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस हम पूरे एनालिसिस को देखते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। तो होलसेल इन्फ्लेशन में एक जो गिरावट देखने को मिली जुलाई के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको पूरे आर्टिकल को पढ़ते हुए हम लोग समझते हैं। प्राइमरी फूड आर्टिकल प्राइस हार्डन, अदर सेगमेंट रिपोर्ट माइल्डर इन्फ्लेशन। जो प्राइमरी फूड आर्टिकल्स यानी कि फूड आइटम्स हैं उनके दाम तेजी से बढ़े हैं, बल्कि बाकी चीज़ों में जो इन्फ्लेशन है उनमें कमी आती हुई दिखी है। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन होता है उसको देखा गया कि वो ईज्ड अप किया। ईज्ड अप मतलब कम हुआ। कब कम हुआ? अगस्त में। और अपने स्लोएस्ट पेस पर आ गया। कब से? सिंस लास्ट सितंबर, यानी कि पिछले एक साल से अगर देखें तो पिछले सितंबर से होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI हमारा बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो चुका था कि जुलाई में वो 13.9% था, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 14%। उसके बाद से पहली बार हुआ है कि वो एक साल के बाद सबसे कम दर पर आया है 12.4% पे। इसमें अगर बोला जाए फूड बीइंग द सोल सेगमेंट, मतलब अगर पूरे होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखा जाए कि खाना एकमात्र ऐसा होल सेगमेंट है जो फास्टर प्राइस गेन दिखाया है एट 9.93%, क्योंकि वो रीबाउंड किया अपने जुलाई के आंकड़े से। जुलाई में वो 9.4% के पास था और अभी बढ़ के 9.93% बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चर्चाएं वापस से गर्म हो जाती है, लेकिन मैं इनमें आपको ले जाने से पहले थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में चीज़ें और उनकी जानकारी देना चाहूँगा। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा नॉलेज हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो नॉलेज की अगर हम बात करें और उस नॉलेज में सबसे पहले इन्फ्लेशन को ही लेके बढ़े आगे, तो देखिए इन्फ्लेशन एक बहुत हॉट टॉपिक है जिसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ और अभी भी कवर कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, इन्फ्लेशन को हम लोग मेजर करते हैं 3 लेवल पर। कितने लेवल्स पर मेजर किया जाता है? एट 3 लेवल्स। तो वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेवल होता है प्रोड्यूसर लेवल। अब प्रोड्यूसर लेवल पर इन्फ्लेशन भारत में अभी तक मेजर नहीं की जा रही है। इन इंडिया फॉर दिस नो इंडेक्स इज अवेलेबल। तो सबसे पहला तो यही जान लो, भारत में इसके लिए कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो भारत में प्रोड्यूसर के स्तर पर यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पर कोई भी मेजरमेंट नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे यहाँ अगला लेवल होता है होलसेलर का। और होलसेलर की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको हम WPI कहते हैं, ये हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर इंडेक्स माना जाता है, मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स। ठीक है, इसको इसलिए माना जाता है मोस्ट पॉपुलर रेट ऑफ इंडेक्स कैलकुलेशन या मेथडोलॉजी,
क्योंकि यही हमारे यहाँ हेडलाइन भी बनाता है। हेडलाइन क्योंकि अगर कहा गया कि होलसेल व्यापार में या होलसेल मार्केट में कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा तो उसका असर कहीं ना कहीं रिटेलर तक पहुँचेगा। और तीसरा होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन दिखाने वाला रिटेल, जिसको हम लोग कहते हैं सीपीआई। ठीक है, एक्चुअल इन्फ्लेशन जो मार्केट में आता है ना, जो एक कंज्यूमर को फील होता है, वो असल में यही होता है रिटेल इन्फ्लेशन। अब इन सब के बारे में अगर हम बताएं थोड़ा थोड़ा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग WPI से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और WPI को रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसके इस समय मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब। ठीक है, फिर उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या बेसिकली रिटेल इन्फ्लेशन को देखा जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, यहाँ पर जानने वाली बात है कि इंडिया में जो इंडेक्स है ना, यही हमारा इन्फ्लेशन रेट दिखाता है ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, जो एक रिटेलर को भुगतान करना पड़ता है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर हम देखें तो कमोडिटीज़ होती हैं 676 कमोडिटीज़। उसी जगह रिटेल प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन में देखा जाए तो यहाँ पर 260 प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज होती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में कभी भी सर्विसेज का आंकलन नहीं किया जाता और CPI में सर्विसेज का आंकलन किया जाता है। CPI 4 प्रकार की होती हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ये भी याद रखना, CPI कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की। उनको हम लोग अलग अलग निकालते हैं और सबके बेस ईयर भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले CPI आता है इंडस्ट्रियल वर्कर के IW, फिर आती है CPI हमारे AL की एग्रीकल्चर लेबर की, फिर आती है हमारी CPI RL की यानी कि रूरल लेबर्स की, फिर आती है CPI हमारी अर्बन नॉन मैनुअल लेबर्स की, अर्बन नॉन मैनुअल लेबर्स या नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये 4 CPI का डेटा हमारे यहाँ इसके अलावा अलग से निकाला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं इतिहास में ले जाने से पहले आपको और सारी चीज़ें बताऊं तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI की बात करें तो PPI पॉपुलर है लेकिन इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो नो इंडेक्स येट। ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WPI कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कैलकुलेट होता है, तो ये दूसरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। CPI में कितने प्रोडक्ट आते हैं, 3 मार्क्स। WPI में कितने प्रोडक्ट आते हैं, 4 मार्क्स। CPI कितने टाइप्स की है, 5 मार्क्स। तो अभी तक मैंने आपको एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन का बंच दे दिया। चलो अब थोड़ा सा इतिहास में आते हैं। RBI का फुल फॉर्म सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI पहले जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती थी ना, तो वो उसको कैलकुलेट करती थी WPI से। ठीक है, और ये कैलकुलेशन होता था 2014 से पहले, जब रघुराम राजन ने संशोधन नहीं लाया था। फिर रघुराम राजन ने चेंज लाया, RR लिख दिया, रघुराम राजन। उन्होंने साल 2014 में WPI की जगह CPI को बना दिया बेस और कहा अब से इन्फ्लेशन CPI के बेसिस पे किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि जो WPI है ना, ये फुल प्रूफ नहीं है। यानी कि अगर देखो तो इसमें खामियां हैं। खामियां कैसे, ये फूड को नहीं एक्नॉलेज करता, सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये जब फूड को नहीं एक्नॉलेज कर रहा है, ये सर्विसेज को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, तो इसके बेसिस पर हम कैसे आंकलन कर लें। ठीक है, साथ ही साथ WPI की बहुत सारी खामियां थी कि ये बॉटल नेक भी नहीं दिखाता था। बॉटल नेक इन्फ्लेशन जैसे कभी आता है, मतलब सप्लाई चेन में कभी इन्फ्लेशन आ जाता है। सपोज करो कि मंडी से सामान निकला, बारिश हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मंडी तक सामान नहीं पहुंचा या मार्केट तक सामान नहीं पहुंचा, तो उसकी वजह से भी सामान के दाम उस दिन बढ़ जाते हैं, तो ये उसको भी कवर नहीं करता था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो हम WPI को हटा के अब CPI के बेसिस पर आंकलन करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कब से हम WPI को छोड़ के CPI पे स्विच कर गए, तो साल 2014 था जब से। तो ये हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन, मतलब छठा क्वेश्चन। WPI पे पहले करते थे, ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं CPI पे, ये हो गया 8th क्वेश्चन। प्रपोज किसने किया था, रघुराम राजन ने। WPI को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसमें फूड और सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी तक हमने 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए। क्लियर, इतनी बातें सबको याद आ गई।
एवरीबडी क्लियर विद दिस, यस और नो? ये बातें सभी को क्लियर हो चुकी हैं, किसी का कोई दिक्कत तो नहीं बचा? ठीक है, चल नेक्स्ट, अगर मैं आपको थोड़ा सा और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे लेके चलूँ, देखो सीपीआई का जब हमने ये कहा कि सीपीआई के बेस पे कैलकुलेशन हो रही है, और सीपीआई का तब बेस भी पूछा जाता है कि ये भी तो बता दो सीपीआई का बेस क्या रखा गया। सीपीआई के बेसिस पे हमने कैलकुलेशन शुरू किया, तो सीपीआई का बेस रखा गया साल 2010। साल 2010 को हमने सीपीआई का बेस ईयर बना के कैलकुलेशन शुरू किया। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर है वो साल 2010 है। ये आपका 11 नंबर के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, सीपीआई का कैलकुलेशन कौन करता है? सीपीआई का कैलकुलेशन करता है सीएसओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कैलकुलेशन करता है सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है मॉस्पी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर आता है। ठीक है, तो ये हो गया 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब सीपीआई रिटेल प्राइस पर बेस्ड है, ये तो हम लोग को पता ही है। इवन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो डियरनेस अलाउंस होता है, टीएडीए सुना होगा, डियरनेस अलाउंस जो होता है ना, वो सीपीआई के ही बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा 13 नंबर के क्वेश्चन। तो सोचो कितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ कवर करते जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग न्यूज़ पे वापस आ जाते हैं, फिर लास्ट में मैं तुमको हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन का डिफरेंस बता दूंगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द न्यूज़ पैक। अब देखो अगस्त रीडिंग मतलब अगस्त में जो एक बेसिकली हमने डेटा का आकलन किया था, उससे क्या पता चलता है। अगस्त रीडिंग साफ साफ बताती है कि 17th स्ट्रेट मंथ, 17वां सीधा महीना था जब होलसेल इन्फ्लेशन एक्सीड कर रहा था 10% के मार्क को। WPI कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन्फ्लेशन 7.5% था। फ्यूल और पावर इन्फ्लेशन 43.8% जुलाई में जो था, वो इस बार 33.7% पे आ गया। ठीक है, तो अगर देखो तो प्रोडक्ट इन्फ्लेशन कम होके 7.5 आ गया, फ्यूल और पावर कम होके 33.7 पे आ गया, प्राइमरी आर्टिकल इन्फ्लेशन वो भी कम होके 14.9% आ गया, जो कि 15% था जुलाई में। अब फूड आइटम्स पे आओ, फूड आइटम्स में देखते हैं तो प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन वो बढ़ गया, 12.4% हो गया, 10.8 था जुलाई में। अब इससे क्या हुआ, एक ब्रॉड बेस सीक्वेंशियल अपटिक देखा गया सीरियल्स के दाम में, यानी कि दाल महंगी हुई, पल्सेस महंगी हुई, और वेजिटेबल्स महंगे हुए, फ्रूट्स महंगे हुए, कॉन्डिमेंट्स महंगे हुए, मसाले महंगे हुए, और बाकी फूड आर्टिकल्स भी महंगे हुए। और ये सब बताया किसने? ICRA ने। ठीक है, ICRA क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICRA। और ICRA अपने बहुत सारे रेटिंग्स के लिए जो रॉ रिसोर्सेज या रॉ डेटा उठाती है वो मूडीज से उठाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मूडीज से किस रेटिंग एजेंसी का, भारत की किस रेटिंग एजेंसी का टाई अप है मूडी के साथ, तो वो है ICRA, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 14 मार्क का अब तक का हमने क्वेश्चंस कवर किए। नाउ प्राइस राइज इन वेजिटेबल्स में प्राइस राइज देखा गया कि वो बढ़ गए, स्पेड अप टू 22.3%, जो कि 18.3 था जुलाई में। हायर वीट एंड राइस प्राइसेस पुश सीरियल इन्फ्लेशन टू 11.8। सीरियल प्राइसेस बढ़ गए जब वीट और राइस के प्राइसेस बढ़े टू 11.8%, जो कि 9.8% थे। फ्रूट्स में इन्फ्लेशन देखा गया 31.7% का। होलसेल इन्फ्लेशन ईज किया फॉर अ थर्ड स्ट्रेट मंथ, लेकिन अगर देखा जाए CPI या फूड इन्फ्लेशन वो बरकरार रहा। सो विद एन इंक्रीज इन द फूड इन्फ्लेशन ऑफसेट बाय द ईजिंग ऑफ अदर कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, सेड रजनी सिन्हा, चीफ इकोनॉमिस्ट केयर रेटिंग की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है रजनी सिन्हा, उनका कहना था कि WPI तो ईजअप होता दिखाई दे रहा है थर्ड स्ट्रेट मंथ में, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इसका रीज़न क्या है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, उन्होंने रिवाइज किया जून के WPI इन्फ्लेशन को 16.2% फ्रॉम 15.2%, जो कि एस्टिमेट किया गया था। लेकिन इट रिमेन्स टू बी सीन, साफ साफ दिख रहा है, इफ फर्म्स विल पास ऑन द बेनिफिट्स टू फाइनल कंज्यूमर्स, यानी कि फर्म्स अगर ये जो बेनिफिट उनको मिल रहा है इसको पास कर दे फाइनल कंज्यूमर्स को, इफ नॉट ब्रिंकिंग रिटेल इन्फ्लेशन विद इन द टारगेट रेंज, within the target range could take even longer। मतलब अगर फर्म्स वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास ऑन करें ना, तो वो जो हमारे
6% की लिमिट है जिसको हम पास करके अभी 7% के आसपास घूम रहे हैं, वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि 6% के अंडर आ जाएगी अगर जो फर्म ओनर है वो बेनिफिट्स कंज्यूमर को पास करें। क्लियर? तो इन्फ्लेशन के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इन्फ्लेशन को 3 वे में मेजर करते हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर। ये बातें क्लियर हो गई। अब आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। हेडलाइन इन्फ्लेशन असल में WPI को ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें बस थोड़ा सा चीज़ें और आ जाती हैं। ये मेजर करता है आपका टोटल इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में। बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन का मेजर करता है टोटल इन्फ्लेशन, टोटल, ठीक है। इसमें आपका प्राइस राइज जो कि फूड फ्यूल में होता है ना, और बाकी कमोडिटीज़ में, वो सब इंक्लूड कर लिया जाता है। CPI वैल्यूज़ ऑफन हायर रखी जाती हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में, और WPI वैल्यूज़ ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हेडलाइंस में हमेशा रहती हैं, ठीक है। फिर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन एक एक्सटेंट है किसी भी इकोनॉमी में कि कितना हद तक इन्फ्लेशन है, ठीक है। इसमें फूड और फ्यूल का प्राइस नहीं रखा जाता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका हेडलाइन इन्फ्लेशन से। So this was all from the session today and I hope you all just got to learn many points from it, और ये सारे आप लोग रिवाइज करोगे, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन आपका मेजर है टोटल इन्फ्लेशन का इकोनॉमी के अंदर। इसमें प्राइस है फूड, फ्यूल और बाकी कमोडिटीज़ के। इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस किया था होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI यूजुअली डिनोट करता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI की बात करें, इसकी वैल्यूज़ अक्सर हाई होती है। WPI ट्रेडिशनली आपका हेडलाइंस में रहता ही है, सब बता चुका हूँ। कोर इन्फ्लेशन डिनोट करता है एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन, और सॉरी ये एक्सटेंट है, एक्सटेंट नहीं। और कोर इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करता है इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिराइव किया गया था हेडलाइन इन्फ्लेशन का, ठीक है। और सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन से ही इस कॉन्सेप्ट को डिराइव किया गया, कोर इन्फ्लेशन को, बस थोड़ी चीज़ें अलग कर दी गई। सो आई होप ये बातें सबको क्लियर हो चुकी होगी। एंड नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू रिगार्डिंग आवर बैच। हमारा एक बैच है UPSC 2023 बैच, जिसमें लाइव क्लासेस दी जा रही हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, 18 बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मंथली मैगजीन्स हैं, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस दे रहे हैं जहाँ पर अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, रिविजन क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स हैं और डेली क्विजेस। तो ऐसे ही सेशन में बने रहिए और आप जा पाते रहिए सारी न्यूज़, इंपॉर्टेंट उनसे रिलेटेड टॉपिक्स, फिर MCQs और मेंस क्वेश्चन। क्लियर? तो आज का सेशन यही एंड होता है। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सेशन पसंद आया है देन डू शेयर द सेशन टू एवरीबडी ओवर देयर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।